स्वागत है आप सभी का रसायन विज्ञान की क्लास में। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, फार्मिक अम्ल की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यूपी बोर्ड ने काफ़ी बार पूछा हुआ है, तो इसको सीखेंगे। कार्बोक्सिलिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं और साथ ही साथ इसकी संरचना बनाकर भी देखेंगे कि जो एसिटिक अम्ल या फार्मिक अम्ल हो गया, तो इसको प्रयोगशाला में किस तरीके से बनाया जाता है, सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। इस क्लास को करने के बाद यदि आप डेली बेसिस पे करते हो तो आपकी तैयारी में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहने वाली है। तो ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है कि फार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि का नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए तथा अभिक्रियाओं के समीकरण भी दीजिए। इसके दो अपचायक गुणों को लिखिए। अथवा फार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन नामांकित चित्र सहित कीजिए तथा अभिक्रियाओं के समीकरण दीजिए। फार्मिक अम्ल के फेहलिंग विलयन तथा टालेन अभिकर्मक के साथ क्या क्रिया होती है, ये लिखना है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, इसके बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल आखिरकार होता क्या है, इसके ऊपर एक बार प्रकाश डालते हैं। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोक्सिलिक यानी सिंगल बॉन्ड COOH क्रियात्मक समूह पाया जाता है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। तो हेडिंग डालोगे कार्बोक्सिलिक अम्ल और परिभाषा यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखोगे। ठीक है, वे कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। इनमें कार्बन अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित होता है। कार्बोक्सिलिक समूह क्रियात्मक समूह जो होता है ना, कार्बोक्सिलिक हाइड्रॉक्सी OH के संयोग से बनता है। तो यहाँ पे देख रहे हो, ये कार्बोनिल समूह है, ये हाइड्रॉक्सी समूह है और ये कार्बोक्सिलिक समूह हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या होने वाला है। परंतु कार्बोक्सिलिक समूह की विशिष्टताएं दो समूहों का सरल योग न होकर स्वयं के विशिष्ट होती है, स्वयं में एक विशिष्ट होती है। यौगिक एल्किल या एरिल समूह के हाइड्रोजन परमाणु के कार्बोक्सिलिक समूह द्वारा प्रतिस्थापन पर बनते हैं। एल्किल समूह में हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन पर एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं, जो कि एरिल समूह के हाइड्रोजन के कार्बोक्सिलिक समूह द्वारा प्रतिस्थापन पर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। उसका कुछ यहाँ पे उदाहरण भी दे रखा है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो बेसिक जानकारी हो गई कि कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, इसकी संरचना जो होती है किस तरीके से करी जाती है। तो हम लोग आगे चलते हैं, आगे देखेंगे सिंगल बॉन्ड COOH समूह की संख्या के आधार पर कार्बोक्सिलिक अम्ल का कितने प्रकार से विभाजन किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए ना, कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं, यानी 3 भागों में इन्हें बांटा जाता है। नंबर 1 पे आता है मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो मोनो क्या होता है, वे अम्ल जिनमें केवल एक कार्बोनिल समूह पाया जाता है। कितना, पॉइंट नोट करिए, एक कार्बोनिल समूह पाया जाता है, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, इन्हें एक क्षारकीय अम्ल भी कहते हैं। इसका सूत्र जो होता है ना CnH2nO2 होता है। इन्हें RCOOH के रूप में दर्शाया जाता है। R यहाँ पे क्या होता है, जहाँ भी आपको कहीं भी इसमें R दिखाई देता है तो R का मतलब क्या होता है, R का मतलब होता है CH3CH5C3H7, कुछ इस तरीके से होता है R का मतलब। ठीक है, तो R लग गया यहाँ पे। हमने यदि CH3 लगाते हैं, क्या लगाते हैं इसमें, R में क्या लगाया, जैसे कि मानो RCOOH हो गया, तो R के स्थान पे हम लोग क्या लगा सकते हैं, तो R के स्थान पे लगा सकते हैं CH3COOH। तो ये एक प्रकार का अम्ल बन जाता है जिसका नाम होता है फार्मिक अम्ल। क्या नाम होता है, फार्मिक अम्ल।
जो फार्मिक अम्ल होता है ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, किस तरीके से इसका यूज होता है, इसके बारे में देखने का प्रयास करेंगे थोड़ा सा रुकने के बाद। और इसके बाद में एच के बाद में क्या लगा देते हैं, एच के बाद में यदि हम लगा देते हैं COO एच तो हो जाता है फार्मिक अम्ल। और ये वाला कौन सा अम्ल हो जाता है, एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल हो जाता है, एसिटिक अम्ल। क्या हुआ, एसिटिक अम्ल हो जाता है, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यदि हमने क्या लगाया CH3COOH लगाया तो कौन सा अम्ल हो गया, ये अम्ल हो गया एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल। यदि यहाँ पे हमने CH3 न लगाकर खाली H लगा दिया, H, ठीक है, तो ये कौन सा अम्ल हो गया, ये फार्मिक अम्ल हो गया। ठीक है, ये फार्मिक अम्ल हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको आगे देखते हैं। तो यहाँ पे अगला क्या आता है, उच्च कार्बोक्सिलिक अम्ल वसीय अम्ल भी कहलाते हैं, क्योंकि ये इस श्रेणी के कुछ उच्च सदस्य जैसे पॉमिटिक अम्ल, एस्टियरिक अम्ल आदि को सर्वप्रथम बसा से प्राप्त किया गया था। ठीक है, तो अगली आती है हेडिंग, उसका नाम होता है डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल यहाँ पे कौन सी चीज़ होती है, किसे कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। 2 कार्बोक्सिल समूह रखने वाले यौगिक डाई कार्बोक्सिलिक कहलाते हैं, द्विक्षारक भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से संरचना इनकी होती है। तो इनको क्या कहा जाता है, ऑक्सैलिक अम्ल और मैलोनिक अम्ल। ठीक है, तो ट्राई की बात करते हैं तो ट्राई में 3 कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं, इनकी संरचना कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं कार्बन की प्रकृति के आधार पर इन्हें कितने भागों में बांटा गया है। तो इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। एक तो होता है संतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो इसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड COOH समूह से जुड़ा कार्बोनिक समूह संतृप्त होता है ना, सीधी श्रृंखला में होता है। तो कार्बन 2 तरीके से आपको पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, कार्बन के कितने भाग होते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कार्बन। यदि हम लोग कार्बन की बात करें, कार्बन, तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। वो किस तरीके से होती है, कार्बन 1 ले लिया और इसकी संयोजकता 4 होती है, 4 हाइड्रोजन लगे हुए होते हैं, तो कार्बन की संयोजकता कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है। और साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है और हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, संतृप्त की। तो संतृप्त का मतलब होता है, कार्बन 2 प्रकार से पढ़ाए जाते हैं। कार्बन का 2 प्रकार से अध्ययन किया जाता है। कार्बन का 2 प्रकार से अध्ययन किया जाता है। एक तो आता है संतृप्त कार्बन, एक आता है संतृप्त कार्बन, ठीक है, और दूसरा आता है असंतृप्त कार्बन। एक आता है संतृप्त कार्बन और एक आता है असंतृप्त कार्बन। संतृप्त कार्बन क्या होता है, तो संतृप्त कार्बन किसे कहा जाता है, जिस कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, या एक सीधी श्रृंखला बनाते हैं, इनको संतृप्त कहा जाता है। असंतृप्त कार्बन कौन कौन से होते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो संतृप्त का उदाहरण किस तरीके से आता है, तो संतृप्त की हम लोग बात करते हैं तो संतृप्त का यहाँ पे जैसे कि मान लिया CH3
CH3 और क्या COOH एसिटिक अम्ल ले लिया, ठीक है, एसिटिक अम्ल ले लिया। तो यहाँ पे हम लोग किस तरीके से इसे देखते हैं, यहाँ पे C कितनी है 1 2 CH3, ठीक है, तो C एक ही है, तो किस तरीके से लेते हैं यहाँ पे इसे, तो एक C मिटानी पड़ेगी, तो C एक है, तो एक C में हाइड्रोजन 3 हो गए। अब क्या है COOH कार्बोनिल समूह जुड़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि हर तरफ सिंगल बॉन्ड ही दिखाई देंगे, तो चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है, तो कौन सा होगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो आपने क्या सीखा है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन एसिटिक अम्ल उदाहरण होता है, प्रोपियोनिक अम्ल। असंतृप्त में क्या होता है, इनमें COOH समूह से जुड़े कार्बन असंतृप्त से जुड़ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, तो असंतृप्त यहाँ भी डबल बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड होगा, फिर भी असंतृप्त का ही उदाहरण होने वाला है। अब देखते हैं IUPAC पद्धति किस तरीके से होती है यहाँ पे इस चैप्टर में। तो इस पद्धति में इनके नाम को संगत पृथक हाइड्रोकार्बन के नाम से ओइक अम्ल जोड़कर प्राप्त किया जाता है। पॉइंट नोट करिए, ओइक अम्ल जोड़ा जाता है, ठीक है। जैसे एल्केन ओइक अम्ल तो जोड़ा तो क्या हो गया, एल्केनोइक अम्ल, ठीक है। एल्केन में ओइक अम्ल जोड़ा तो क्या होगा, एल्केनोइक अम्ल। आगे इन्हें एल्केनोइक अम्ल तथा एल्केन कार्बोक्सिलिक अम्ल भी कहा जाता है। यहाँ पे एल्केन में इस तरीके से जोड़ो तो एल्केनोइक अम्ल बन जाता है। कुछ अम्लों के सामान्य और IUPAC नाम कुछ इस तरीके से होते हैं, जैसे कि हमने ले लिया COOH, तो इसका नाम क्या होता है, तो इसका नाम दोस्तों होता है फार्मिक अम्ल। ये लाल चींटी, मधुमक्खी, बर इत्यादि में पाया जाता है, और इसका IUPAC नाम जो होता है मेथेनोइक अम्ल होता है। इसके आगे हम लोग फिर से एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल्स कौन सा लेते हैं, CH3 COOH, इसका नाम एसिटिक अम्ल होता है, ये सिरके में पाया जाता है। और हम लोग बात करते हैं एथेनोइक अम्ल, इसका IUPAC नाम होता है। अगली बात करते हैं हम लोग, तो लेते एग्जाम्पल्स के लिए CH3 CH2 COOH, तो इसका नाम प्रोपियोइक अम्ल होता है। ये प्रोपेन प्रथम पियोन वसा में पाया जाता है, और प्रोपेनोइक अम्ल इसका IUPAC नाम होता है। अगला देखते हैं CH3 CH2 COOH, इसका नाम ब्यूटायरिक अम्ल होता है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन 1 2 3, तो मेथ एथ प्रोप, और यहाँ पे 4 कार्बन, तो ब्यूट हो गया, तो ब्यूटारिक अम्ल हो गया, और इसका IUPAC नाम ब्यूटेनोइक अम्ल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें आती हैं। अब हम लोग बात करते हैं फार्मिक अम्ल की, तो फार्मिक अम्ल हम लोग सीखेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि प्रयोगशाला में इसे किस तरीके से बनाते हैं और किस तरीके से प्राप्त करते हैं, सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले फार्मिक अम्ल देखते हैं, और आपने देखा कि क्वेश्चंस इस टॉपिक पे किस तरीके से आते हैं। तो क्वेश्चन फार्मिक अम्ल से इस तरीके से पूछे जाते हैं कि फार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि का नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए तथा अभिक्रियाओं के समीकरण भी दीजिए, इसके 2 अपचायक गुण भी लिखिए। तो इस तरीके से चीज़ें आती हैं। तो हम लोग अब देखते हैं फार्मिक अम्ल। तो हेडिंग आपको डाल लेनी है फार्मिक अम्ल। तो फार्मिक अम्ल में क्या सीखने वाले हैं, हेडिंग हो जाएगी आपके फार्मिक अम्ल। यह कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रेणी का प्रथम सदस्य है, ठीक है, जो लाल चींटियों, मधुमक्खी, वर, बिच्छू इत्यादि के डंक में पाया जाता है। भाई हमें प्रयोगशाला हमें क्या करना है, फार्मिक अम्ल लेना है, तो कितनी चींटियाँ मारेंगे, कितनी मधुमक्खियाँ मारेंगे, कितनी वर बिच्छू के डंक से इस विष को निकालेंगे ताकि हम लोग मेडिसिन्स में यूज़ कर सके, तो बहुत ही समस्या की बात पैदा हो जाती है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, कृत्रिम तरीके से, नकली तरीके से
प्रयोगशाला में फार्मिक अम्ल बना लेते हैं। तो किस तरीके से बनाएंगे फार्मिक अम्ल, इसी चीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आपको पता हो गया ये कहाँ पाया जाता है, लाल चींटी, मधुमक्खी, बर, बिच्छू आदि के डंक में पाया जाता है। और इसकी संरचना जो होती है ना, कुछ इस तरीके से इसकी संरचना होती है, जो कि आपके सामने दे रखा है। तो देखते हैं आगे। सिंगल बॉन्ड COOH तथा CHO दोनों समूहों की उपस्थिति के कारण यह श्रेणी के अन्य सदस्यों से गुणों से भिन्नता दर्शाता है। फार्मिक अम्ल बनाने की विधि जो होती है, निर्माण की विधि, तो फार्मिक अम्ल की विधि जो होती है, वैसे तो कई विधि होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेबोरेटरी मेथड देखेंगे, प्रयोगशाला विधि जिसे कहते हैं। फार्मिक अम्ल बनाने के लिए चित्रानुसार, चित्र कहाँ पे दिया है, सबसे पहले आप चित्र को देखिए। फार्मिक अम्ल बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे प्रयोगशाला में फार्मिक अम्ल का विरेचन। तो यहाँ पे एक ग्लिसरॉल ऑक्सैलिक अम्ल का बर्नर, यहाँ पे बालू ऊष्मक हो गया, और उसके साथ साथ यहाँ पे एक जल संघनित्र हो गया। यहाँ पे थर्मामीटर लगा होता है, और नीचे की तरफ ग्राही में फार्मिक अम्ल इकट्ठा होता है। ठीक है, तो क्या कहा गया है, फार्मिक अम्ल बनाने के लिए चित्रानुसार एक आसवन फ्लास्क में 35 ग्राम, कितना 35 ग्राम क्रिस्टलीय ऑक्सैलिक अम्ल व 40 मिली निर्जल ग्लिसरॉल का मिश्रण लेते हैं तथा इसका तापमान 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस मिश्रण को गर्म करते हैं। यदि CO2 निकलना बंद हो जाए तो क्या होगा, CO2 निकलना बंद हो जाए तो ऑक्सैलिक अम्ल के कुछ क्रिस्टल मिश्रण में मिला देते हैं। इस प्रकार फार्मिक अम्ल और जल का मिश्रण आसुत के रूप में ग्राही फ्लास्क में इकट्ठा हो जाता है। तो क्या होता है, यहाँ पे आपने अभी तक क्या देखा है, हमारे पास में एक ग्राही है। ग्राही का मतलब प्रयोग करने की एक विधि है। ठीक है, इस ग्राही में क्या है, एक बर्नर है, यहाँ पे कुछ आग जल रही है, और आग का तापमान कितना रहने वाला है, 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसे गर्म करेंगे। ठीक है, और उसके बाद में आपने यहाँ पे बालू ऊष्मक ले लिया, ऊपर की तरफ थर्मामीटर लगाया, और इसको इसके स्टैंड से रोक दिया। फिर यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जो मिश्रण दिया, इसमें जो मिश्रण भरा है वो किसका मिश्रण है, ग्लिसरॉल ऑक्सैलिक अम्ल का मिश्रण ले लिया, और मिश्रण कहाँ पे भर दिया, मिश्रण यहाँ पे भरा है। ठीक है, मिश्रण को भर दिया। फिर क्या करते हैं, एक जल संघनित्र लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें जो भाप होगी, यहाँ से भाप आएगी ना, जल के द्वारा यहाँ पे ठंडी की जाएगी। जब ठंडी होगी तो यहाँ पे ग्राही के अंदर फार्मिक अम्ल का जलीय विलयन प्राप्त होगा। ठीक है, इसको फिर अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, फार्मिक अम्ल हमें प्राप्त हो जाता है। ये अभिक्रिया जो होती है 3 पदों में पूरी होती है। तो पद 1 क्या कहता है, पद 1 में सबसे पहले ग्लिसरॉल लेते हैं, और ये ग्लिसरॉल का सूत्र होता है, आपके सामने दे रखा है। ये इतना जो होता है ना, ग्लिसरॉल का सूत्र होता है। हमने ग्लिसरॉल ले लिया और ग्लिसरॉल का हाइड्रोजनीकरण करवाया, और उसमें ऑक्सैलिक अम्ल मिला दिया। ग्लिसरॉल में कौन सी चीज़ मिलाए, यहाँ पे इतना जो होता है ना, ऑक्सैलिक अम्ल होता है। ग्लिसरॉल वही होता है, एक ग्रीस जैसी क्रीम होती है, और इसका क्या किया जाता है, इसको यदि हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट में मिलाते हैं तो आग जलती है, और बहुत ही क्रियाशील तत्व होता है। तो ग्लिसरॉल को ऑक्सैलिक अम्ल में मिलाया तो क्या बन गया, तो आपके सामने फाइनल प्रोडक्ट बना है, इसका नाम होता है ग्लिसरॉल मोनोऑक्सैलेट। ग्लिसरॉल मोनोऑक्सैलेट। अब क्या करते हैं, इसे यहाँ से कॉपी करके आगे यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या लेंगे हम लोग, ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट, यहाँ से उठाया, यहाँ पे कॉपी कर दिया, तो ग्लिसरॉल मोनोऑक्सैलेट ले लिया, तापमान 100 से लेकर 110 डिग्री किया, तो क्या बना, तो यहाँ पे आपके सामने प्रोडक्ट बनता है ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट। क्या बन गया, ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट। अब तीसरे पद में क्या करेंगे, इसी ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो कर दिया भाई पेस्ट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसे पेस्ट करेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं।
तो यहाँ पे क्या कर दिया, ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट यहाँ पे कर दिया और जल अपघटन कराया। तो आपके सामने यहाँ पे एक तो ग्लिसरॉल प्राप्त हो गया और दूसरी तरीके से फार्मिक अम्ल प्राप्त हो जाता है, जो चींटियों में पाया जाता है। अब आगे देखते हैं शुद्ध फार्मिक अम्ल का निर्माण किस तरीके से करते हैं, यानी प्रिपरेशन ऑफ प्योर फार्मिक एसिड। फार्मिक अम्ल में जल मिश्रित रहता है कि जल एवं फार्मिक अम्ल का क्वथनांक समान होता है, अतः इसे आसवन द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। फार्मिक अम्ल जल को पृथक करने के लिए फार्मिक अम्ल व जल के मिश्रण को उबालकर लेड कार्बोनेट यानी PbCO3 या लिथार्ज PbO मिलाकर उदासीन कर लेते हैं, जिसे लेड फार्मेट के क्रिस्टल बनते हैं। गर्म मिलाए को छानकर द्रव को ठंडा करने पर लेड फार्मेट के क्रिस्टल पृथक हो जाते हैं, अर्थात सीधी भाषा में कहें तो फार्मिक अम्ल अलग हो जाता है। अच्छा, फार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि के अलावा कुछ अन्य विधियां भी हैं, तो वो कौन कौन सी विधियां होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फार्मिक अम्ल बनाने की एक अन्य विधि देखते हैं, अदर मेथड। तो क्या होता है, मेथिल एल्कोहल लेते हैं। ठीक है, एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं, तो एल्कोहल 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो कितने प्रकार के होते हैं एल्कोहल जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले कौन सा होता है, मेथिल एल्कोहल, और नंबर 1, और नंबर 2 पे आता है एथिल एल्कोहल, दूसरा आता है एथिल एल्कोहल। जो मेथिल एल्कोहल होता है ये जहरीला होता है, इसे जहरीली शराब भी कहा जाता है, पीने से आदमी की मृत्यु हो जाती है। और एथिल एल्कोहल होता है ये उत्तेजना वाला पदार्थ होता है, जिसको साधारण भाषा में शराब भी कहा जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मेथिल एल्कोहल लेते हैं। कौन सा एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, जो यहाँ पे हमने पहले यूज किया है शब्द मेथिल एल्कोहल लिया और इसका वायु में क्या किया, वायु की उपस्थिति में वायु के साथ इसकी अभिक्रिया कराई। ठीक है, प्लेटिनम की Pt की उपस्थिति में, तो फार्मिक अम्ल बना और पानी अलग हो जाता है। अगला देखते हैं, फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं, इसको वायु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो भी फार्मिक अम्ल बनता है। मेथिल एल्कोहल को यहाँ पर Na2Cr2 और 7+H2O की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड अलग और क्या नाम इसका होता है, एसिटिक अम्ल, क्या नाम, फार्मिक अम्ल अलग हो जाता है। इसके भौतिक गुणधर्म की बात करें तो यह रंगहीन, गंधयुक्त एवं इसका क्वथनांक कितना होता है, और यह जल तथा एल्कोहल दोनों ईथर में विलायक होता है।